Bart Naman। नमस्कार, मैं हूं नरेश रोहिला और भारत नमन में आपका स्वागत है। देहरादून में आज कोरोना का एक और मरीज मिला। पश्चिम बंगाल का रहने वाला यह व्यक्ति आज़ाद कॉलोनी में ठहरा हुआ था। कोरोना स्टेट कोऑर्डिनेटर और दून अस्पताल के डिप्टी एमएस डॉक्टर एनएस खत्री ने इसकी पुष्टि की। आज़ाद कॉलोनी में इससे पहले भी कई कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद से यह कॉलोनी पूरी तरीके से सील है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन का बड़े धैर्य से पालन किया। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के पहला पेशेंट ये 15 मार्च को मिला था और उसके बाद राज्य सरकार ने तत्काल ही अपने स्कूल कॉलेज बंद करने का निर्णय लिया। देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड जब हमने वर्क फ्रॉम होम उसको राज्य में लागू किया और तत्काल बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च जनता कर्फ्यू की बात करी, लॉकडाउन पूरे देश को किया और तब से आज जब 23 अप्रैल हो रहा है, उत्तराखंड में आज 1 महीना और 1 दिन लॉकडाउन के हो गया है। तो पहले तो मैं प्रदेशवासियों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरीके से, जिस संयम के साथ और अनुशासन के साथ उन्होंने इस 1 महीने सहयोग किया और उसी का परिणाम रहा कि राज्य आज कोरोना वायरस की रोकथाम में देश में तीसरे नंबर पर आज उत्तराखंड का स्थान है। अभी तक कुल 47 पॉजिटिव केस राज्य में आए हैं और जिनमें से 24 ये ठीक हो गए हैं। उस गति को रोक पाने में हम इसीलिए सफल हो पाए कि आप सब ने सहयोग किया, भरपूर सहयोग किया। तमाम जो प्रशासनिक तंत्र है, हमारे डॉक्टर्स की इसमें बहुत ही अग्रणीय भूमिका रही, पुलिस जनों की जो भूमिका रही, तमाम सामाजिक संगठनों की जो भूमिका रही है, उसी का परिणाम है कि आज हम कुछ सुकून पर हैं। मुझे विश्वास है कि हम बहुत जल्दी कोरोना मुक्त राज्य में हम लोग सम्मिलित हो जाएंगे। आप लोगों का सहयोग मिलता रहे। 3 मई तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की जो घोषणा की है, उसमें हम लोग इसी तरह से पूरे संयम के साथ आगे भी सहयोग देते रहेंगे, ऐसा मेरे आप सबसे प्रार्थना है। राज्य के पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था ने आज लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज राज्य में लॉकडाउन तोड़ने पर 380 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 69 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने कई अन्य जानकारी भी दी। अगर हम बात करें तो कुल 1440 जमात वाले और उनके संपर्क वालों के सैंपल लिए गए थे और उसमें अभी 259 की रिपोर्ट आना बाकी है। 259 में से 207 सिर्फ हरिद्वार का है। ओके, तो ये कुछ जो स्थिति है और पिक्चर जो है 1-2 दिन में और साफ हो जाएगी तस्वीर, तो और क्लैरिटी हो जाएगी। ये अभी तक लगभग 5000 वाहनों का चालान किया जा चुका है और अगर हम कंपाउंडिंग जुर्माने की बात करें तो 1 करोड़ 8 लाख रुपए का इसमें जुर्माना वसूला गया है। अगर हम FIRs की बात करें तो अभी तक लॉकडाउन के उल्लंघन के संबंध में 2020 FIR हो चुकी हैं और 8780 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। बहुत से नेपाली पिथौरागढ़ जनपद में रुका हुआ है, 1500 के करीब है उसकी संख्या और 4-5 जगह उनको रिलीफ कैंप्स में रखा गया है। बहुत लंबे समय से वो हैं और उनको रखा जा रहा है। उनमें थोड़ा एजिटेशन है, थोड़ा वो वापस जाना चाहते हैं। नेपाल सरकार ने उसको खोला नहीं तो वो हमारे हाथ में नहीं है। तो हम अपनी ओर से बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरह उनमें अशांति न फैले और उनको हम प्रॉपरली जो रिलीफ सेंटर्स हैं वहीं पे रखे रह सकें। फिर भी एक आध आदमी होता है जो इस तरह के डेयर करता है, तो इतना लंबा बॉर्डर है तो कई बार मुश्किल हो जाता है देखना। और अब खबर ऋषिकेश से। हमारे ऋषिकेश के संवाददाता श्री SK विरमानी ने
बताया है कि आज एम्स ऋषिकेश के निदेशक डॉक्टर प्रोफेसर रविकांत ने कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तत्परता से करने के लिए कहा है। हमारे संवाददाता के अनुसार एम्स के निदेशक ने कहा है कि कोरोना वायरस का सबसे सस्ता और टिकाऊ इलाज सोशल डिस्टेंसिंग ही है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। एम्स निदेशक ने कहा कि महामारी में हम जैन धर्म से सीख ले सकते हैं। मुंह पर मास्क लगाकर खुद को और सामने वाले को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एम्स ऋषिकेश की ओर से सबको नमस्कार। समय मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। कोरोना वायरस हम लोगों को सदियों से मालूम है, लेकिन एक नया म्यूटेशन है जिसको हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं। कोरोना वायरस नॉर्मली एनिमल्स में ही मिलता था और इसकी स्टडी किताब में डिस्क्राइब्ड है, लेकिन कोरोना का जो एक ये नया म्यूटेशन है जिसको हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं, ये बिल्कुल एक नई बात है। और क्योंकि नई बात है तो हमारे अंदर किसी की कोई इम्यूनिटी नहीं है, कोई भी आदमी में इसके लिए इम्यूनिटी नहीं है। और क्योंकि इम्यूनिटी नहीं है इसलिए परेशानी की बात है। हम लोगों ने देखा है कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म ना रखें तो कोरोना वायरस कोविड-19 हो जाता है। अगर हम डिस्टेंस का नॉर्म रखेंगे तो ये नहीं होता। तो एक बड़ा सिंपल सा है, सबसे सस्ता टिकाऊ इलाज ये है, सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म रखें। मैनर्स जो हैं, सिविक मैनर, जिनमें स्पेशली हाउ टू स्नीज, कि कैसे अपनी वहाँ पे स्नीज करना है, ना कि सामने, ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ पे जैन धर्म बहुत ज़माने से चल रहा है, उनसे हमें बहुत कुछ सीखना है कि मुंह पे अगर हम मास्क लगाते हैं या किसी भी तरह का, उसका एक प्रोटेक्टिव रोल आपके लिए भी है और सामने वाले के लिए भी। अब हम लोग इस नए वायरस की बात करते हैं। इस वायरस की साइज़ बड़ी छोटी है, 0.125 माइक्रोन है, जबकि एक नॉर्मल बाल 50 से 60 से लेकर 120 माइक्रोन का होता है। तो यूँ मान के चलिए कि अगर प्योर गणित लगाएं तो 1/1700 साइज है इस वायरस की। तो इसका मतलब ना तो ये दिखता है, ना ही आसानी से आप इसको रोक पाते हैं अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म नहीं रखेंगे। लेकिन अगर ये बीमारी हो भी जाए तो इसमें इसलिए घबराने की बात नहीं है कि 100 में से 80 से 85 लोग सिर्फ जुकाम के ही फीचर दे के और हल्का बुखार दे के ठीक हो जाते हैं। तो 100 में से 80 या 85 को किसी बड़े अस्पताल की ज़रूरत नहीं है, हालांकि उनको आइसोलेशन में रहने की आवश्यकता है। अब जो बाकी 15% बचते हैं उनमें से 12% को या 10% को हम लोग एक ऑक्सीजन सपोर्ट, एक ब्लड प्रेशर सपोर्ट दे के ठीक कर लेते हैं, उससे ज़्यादा उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन करीब 5% को सीरियस आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर वेंटिलेटर और बाकी सब सुविधाएं चाहिए। लेकिन अगर आपकी उम्र 70 या 75 के ऊपर है और साथ में डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है, लंग डिजीज़ेज हैं पहले से, जिनको हम लोग कोमॉर्बिडिटीज़ कहते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है कि 70 के ऊपर हैं और ऑलरेडी ब्रोंकियल एस्मा, सीओपीडी से बीमार हैं या किसी और चीज़ के मारे आपकी इम्यूनिटी कम है, तो इस बीमारी में सीरियसनेस बढ़ जाती है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग रहिए, घर में रहिए, बच्चों से अभी झप्पी ना मारिए। बच्चों से झप्पी मारिएगा जब थोड़ा सा इसका दूर हो जाए, तब ये चिंता की बात है। अब सवाल ये है कि हम लोगों को रोज़ अगर हम बाज़ार में सामान खरीदने आते हैं क्या करें। तो मेरा एक मानना है कि आप अगर एक नॉर्मल मास्क लगा रहे हैं, चाहे वो घर में ही बना हुआ है, उससे गाड़ी चल सकती है। लेकिन आप अगर मरीज़ का इलाज कर रहे हैं या मरीज़ के बिल्कुल फ्रंट लाइन वर्कर हैं, तो आपको ना केवल एक N95 मास्क चाहिए, बल्कि आपको पूरा PPE जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, आपको वो भी चाहिए। तो डिपेंड करता है कि आपका रोल क्या है, आपके हथियार उसी तरह के होंगे। और ये मान के चलिए कि अगर आप किसी जो छींक रहा है उसके पास 6 फुट से कम दूरी पे हैं और लगातार एक्सपोज हो रहे हैं करीब 9-10 मिनट, ये मामला खतरनाक हो सकता है। कुल मिला के
कुल मिला के आप ये मान के चलिए ये जुकाम की तरह से निपट जाएगा 80 से 85% के लिए। 15% को करीब आईसीयू से रिलेटेड कहीं ना कहीं फंक्शनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वेंटिलेटर की ज़रूरत करीब 5 से 10% को ही पड़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं पड़ेगी। इससे हम लोग को शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा ये मिलती है कि जब जनता में 70% जनता को हो जाएगा, जिसमें करीब करीब 2 साल लगेंगे, तो जैसे हम रोज़ हर बार कहते हैं कि वायरल फीवर आया था और कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं, निकल गया, ये भी वैसे ही निकल जाया करेगा। तब तक वैक्सीन भी आ जाएगी, दवा भी आ जाएंगी। समय की बात है। इस समय की पुकार ये है, आप घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म का पालन करें। ध्यान रखें, आप एम्स ऋषिकेश आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है, सीरियस से सीरियस मरीज लेने को तैयार है, लेकिन कृपा करके जो नॉर्मल स्टेबल कोविड-19 के बीमार मरीज हैं वो एम्स ऋषिकेश में भीड़ भाड़ न लगाएं। यहाँ पे वो मरीज लगाएं जो अनस्टेबल हैं, जिनको सांस लेने में दिक्कत है, जिनको कोई और सीरियस बीमारी है, जिनको वेंटिलेशन की ज़रूरत है। हम फिर भी अपनी जो तैयारी है उसको 100 बेड से बढ़ा के 400 बेड करेंगे कोविड के लिए। उसके अलावा हम लोग अपने वेंटिलेटर अभी 65 हैं, उनको बढ़ा के 200 करेंगे। हम लोग हर हालत में आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं और हर मौके पे आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।